नवोदय विद्यालय जो है, अगर कहें अन्य स्कूलों से तो बहुत अंतर है। कह सकते हैं कि वो एक रेज़िडेंशियल स्कूल है और उसमें क्या है कि जो टीचर हैं, बच्चे हैं, सब एक परिवार की तरह होते हैं और 24 घंटे एक साथ रहते हैं और वहाँ का शेड्यूल जो है सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। मेन टीचर बेस्ट है या यूट्यूबर शिक्षक? ये जो आपका प्रश्न है दुविधा वाला है। देखिए, छात्रों का डेली रूटीन की बात करें तो हमारे यहाँ नवोदय में जो रूटीन बना है, वो उनके लिए परफेक्ट है। मतलब सबसे पहले तो ये है कि उनको सुबह उठ जाना चाहिए और नवोदय विद्यालय में 5:30 बजे छात्र ग्राउंड में हो। अच्छे शिक्षक की यदि कहें सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वो समय से कक्षा में जाए। क्योंकि पहले वो कक्षा में जाएगा तभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहले कक्षा में जाना ही सबसे बड़ी बात है और उसके बाद कह सकते हैं एक और है, कक्षा में जाने से पहले तैयारी करना चाहिए और एक बार देखने के बाद सिलेबस ही कक्षा में जाना चाहिए। जी। और नवोदय विद्यालय जो है सबसे अगर कहें अगर उसका जो बेस्ट जो क्वालिटी तो है कि बच्चे मोबाइल से दूर होते हैं। वहाँ मोबाइल अलाउ है ही नहीं हुँ। और रिज़ल्ट आप देखते ही हैं, अगर रिज़ल्ट बोर्ड क्लासेस का आता है तो पहले नंबर पर नवोदय ही होता है, जबकि जी। मोबाइल नहीं है वहाँ। हुँ। लेकिन फिर भी अगर रिज़ल्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया आ रहा है। तो कारण यही है कि ऐसा नहीं कि तकनीकी से वो दूर हैं, तकनीकी का मतलब कंप्यूटर लैब है, जो उनको पढ़ना है वो कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जी। पढ़ लिख रहे हैं। तो वहाँ जो है मोबाइल को बच्चों से दूर किया गया है। बच्चों को नहीं, हुँ। ये नहीं कि मोबाइल हम बच्चों को कहाँ घर से लेके जाएँगे, लेकिन मोबाइल दूर करना आसान है, मोबाइल को पॉकेट में रख सकते हैं, हुँ। मोबाइल को कहीं अलमारी पे रख सकते हैं, किसी का फ़ोन आएगा तभी। बच्चे को कहाँ रखेंगे? कहेंगे कि जो आज के छात्र हैं, जो भी काम करें, अगर उनको पढ़ाई में अगर मन लग रहा है, तो वो पढ़ाई मन से करें। अगर उनको लग रहा है कि वो पढ़ाई में थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, तो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में जाएँ। लेकिन जिस भी क्षेत्र में जाएँ, वो पूरे मन से, लगन के साथ उसकी तैयारी करें, तभी वो सफल हो सकते हैं। जी, जी। तो करते क्या है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करते हैं। हुँ। बच्चों को मोबाइल से दूर मत करिए, मोबाइल को बच्चों से दूर करिए, ये जी। आसान होता है। तो जो मोबाइल है उसको बच्चों से दूर करिए, हुँ। अपने आप जो है बच्चे जो है उससे दूर हो जाएँगे। उसके बाद प्रयास करिए कि मोबाइल अगर उनको देना है तो अपने निगरानी में दीजिए। समय-समय पर आप देखते रहिए कि वो क्या पढ़ रहा है कि कहीं रील्स देख रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको रोकना ज़रूरी है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश वर्मा। आज हमारे साथ हैं एक नवोदय विद्यालय के अनुभवी शिक्षक, जो शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन, शिक्षण अनुभव और सफलता के विचारों को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमारे व्यूअर को छोटा सा परिचय दें। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार भी जिसके कारण हम यहाँ आए और रही बात परिचय की तो मेरा नाम अमित सिंह, रामगढ़ का ही रहने वाला हूँ और शिक्षा-दीक्षा अधिकांश रामगढ़ से ही पूरी हुई है और हायर एजुकेशन के लिए बनारस और इलाहाबाद भी जाना पड़ा जी। और वर्तमान समय में हम नवोदय विद्यालय में शिक्षक हैं। जी। आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन-सी रही है? हमारे जीवन में यदि आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो जब हम यहाँ से गाँव पर से जब बीएड करके जब हम एमएड करने के लिए जब बनारस गए, तो वहाँ एक प्रोफ़ेसर हमसे मिले। प्रोफ़ेसर क्या कह सकते हैं कि शिक्षा जगत की सबसे बड़ी हस्ती एजुकेशन के क्षेत्र में। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत थे और उनका नाम भी बता सकते हैं केपी पांडे, मतलब जी, कामता जी। प्रसाद पांडे जो एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी एक हस्ती कह सकते हैं। जी, जी, जी। और प्रेरणा उनसे हमको इसलिए मिली कि वो जब हम लोग वहाँ पढ़ने गए तो उनकी एज जो है 86 वर्ष थी। 86 वर्ष की अवस्था में भी वो 2 से 3 घंटे जो है लगातार पढ़ाते थे और उनके इस लगन को देख कर के हम सभी लोग जितने वहाँ पढ़ रहे थे, सभी लोग ये प्रेरित हुए कि जब ये इस उम्र में ये कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और वहीं से हमको शिक्षा के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली। जी, जी, जी। शिक्षक बनने का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? जो शिक्षक बनने का सपना की बात यदि आप कर रहे हैं, तो हम उस समय बाबा किनाराम इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे, 12वीं में। आप भी हमारे मित्र हैं, आप भी साथ ही पढ़ रहे थे। तो
उस समय हमारे यहाँ जो है हमारी मौसी जो है बीएड कर रही थी यहाँ से, और हम लोग जब वो बीएड कर रही थी तो उस समय बीएड हम लोग पहली बार देखे कि नहीं, बीएड कोर्स भी होता है और बीएड करने के बाद लोग टीचर बनते हैं। और उन्हीं से जो है हमको प्रेरणा मिली, और एक हमारे मित्र थे जो हैं अभी सासाराम डाइट में लेक्चरर भी हैं। वो और हम दोनों लोगों का ये सपना था कि हम लोग टीचर ही बनेंगे, इसीलिए हम लोग जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़े। जी, जी। कठिन समय में आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए, जो कठिन समय होता है तो सबसे पहले यदि साहस है तो उसके परिवार से मिलती है, और हमें हमारे परिवार के साथ-साथ हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथीगण हैं, वो भी हमको बहुत प्रेरित किए। आज भी मोटिवेट करते हैं, आज भी प्रेरित करते हैं। जी, जी। परिवार और नौकरी के बीच का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? हुँ। जैसे हम नौकरी में हैं, तो जो हमारी नवोदय विद्यालय की सर्विस है, ये बहुत ही बिज़ी टी शेड्यूल रहता है, जी, जी। और छुट्टी भी कम होती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि हम कोई भी घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, तो हम उसको पहले से प्री प्लान तरीके से उसी समय रखते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं। या फिर बीच में कभी इमरजेंसी हो जाती है, तो जो कुछ छुट्टी हमारे पास इमरजेंसी में रहती है, उसका उपयोग करके हम में शामिल हो जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो ठंडी के समय में 1 महीने छुट्टी होती है और उसके बाद गर्मी में जो 2 महीने छुट्टी होती है, हम ज़्यादातर इसी छुट्टियों में ही ये प्लान करते हैं। जी, जी। नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव अन्य स्कूलों से कितना अलग है? नवोदय विद्यालय जो है, अगर कहें अन्य स्कूलों से तो बहुत अंतर है। कह सकते हैं कि वो एक रेज़िडेंशियल स्कूल है, और उसमें क्या है कि जो टीचर हैं, बच्चे हैं, सब एक परिवार की तरह होते हैं और 24 घंटे एक साथ रहते हैं। और वहाँ का शेड्यूल जो है सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। टीचर जो है सुबह 5:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं। सुबह जो है उनका पीटी परेड होता है, उसके बाद असेंबली 7 बजे से, फिर उसके बाद क्लासेज, मतलब पूरा दिन 24 घंटे जो है उनको उनको हमेशा पढ़ाना रहता है। जी। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक अच्छे शिक्षक की यदि कहें सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि वो समय से कक्षा में जाए। क्योंकि पहले वो कक्षा में जाएगा तभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहले कक्षा में जाना ही सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद कह सकते हैं एक और है, कक्षा में जाने से पहले तैयारी करना चाहिए, और एक बार देखने के बाद सिलेबस ही कक्षा में जाना चाहिए। जी, जी, जी। आज के छात्रों में आप सबसे बड़ा बदलाव क्या देखना चाहते हैं? आज का जो समय, जो परिवेश है, वो बहुत ही मॉडर्न है। उसमें यदि छात्र जो है अच्छे से मन से अगर तैयारी नहीं करेंगे, तो सफलता के चांसेज़ या कह सकते हैं जो अवसर हैं वो कम मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जी, इसलिए जी। हम यही चाहेंगे कि जो आज के छात्र हैं, जो भी काम करें, अगर उनको पढ़ाई में अगर मन लग रहा है तो वो पढ़ाई मन से करें। अगर उनको लग रहा है कि वो पढ़ाई में थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, तो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में जाएँ। लेकिन जिस भी क्षेत्र में जाएँ, वो पूरे मन से, लगन के साथ उसकी तैयारी करें, तभी वो सफल हो सकते हैं। जी, जी। किसी छात्र की सफलता की हुँ, ऐसी कहानी जो आपको अभी भी गौरवान्वित कर रही है? हुँ। देखिए, एक हम पढ़ा रहे थे बीटीसी कॉलेज में, जी। और 2 कॉलेजों में हम पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम छत्रधारी पीजी कॉलेज में वहाँ पढ़ा रहे थे, तो वहाँ के एक छात्र केंद्रीय विद्यालय में है, वो बहुत मन से, बल्कि वो जब भी वो तैयारी करते थे, कभी भी समस्या आती थी, तो वो जी। पूछते थे, और हमेशा वो संपर्क में रहते थे। हुँ। और वो बहुत, उसका जो संघर्ष है उसको देख कर के हमको ये लगा कि ये बहुत ही मोटिवेटेड छात्र है, ये अपने जीवन में कुछ करेगा, और हुँ। वो सफल भी हुआ। जी। पढ़ाने के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? जैसे जब कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, तो पहले तो जब अध्यापक हैं, तो पूरा प्रयास करेंगे कि सभी बच्चों को समझ में आए चीज़ें। जी। कभी-कभी होता क्या है कि किसी कारण से, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, जी, जी। तो वो
उनका जो ध्यान है उस पाठ्यक्रम के प्रति पाठ्यक्रम की तरफ जो आप पढ़ा रहे हैं सिलेबस, उस पे उनके ध्यान को लाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जी, उनका जी। चंचल स्वभाव के होते हैं। जी, जी। तो फिर उसके बाद हमको कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, थोड़े से जो क्वेश्चन करना पड़ जाता है, या फिर हमको ये जानना पड़ जाता है कि आखिर क्या कारण है। हो सकता है कि अगर वो है तो उसको हमको आगे बैठाना पड़ जाता है। जी, तो जी। उसका ध्यान जो है पढ़ाई में लगाना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जी, जी। क्योंकि सभी बच्चों का जो लेवल है एक समान है नहीं, और लेकिन हुँ, हमको तो पढ़ाते समय ध्यान रखना है कि सफल सभी को होना है, सभी हुँ। को आना चाहिए। ये तो है नहीं कि अगर केवल 2-4 आगे बैठे हैं वो समझ गए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें ज़्यादातर फ़ोकस करना है जो क्लास का सबसे कमज़ोर छात्र है वो भी सभी छात्र के बराबर पर आ जाए, तो हुँ। उनको सभी छात्रों की श्रेणी में लाने में जो चैलेंजेज़ होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जी, जी। आपके अनुसार छात्रों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? छात्रों का डेली रूटीन की बात करें तो हमारे यहाँ नवोदय में जो रूटीन बना है, वो उनके लिए परफ़ेक्ट है। मतलब सबसे पहले तो ये है कि उनको सुबह उठ जाना चाहिए, और नवोदय विद्यालय में 5:30 बजे छात्र ग्राउंड में हो, तो ये तो हो गया। और उसके बाद उठने के बाद उनका थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कराना, रनिंग कराना, उसके बाद 7:30 बजे से असेंबली में जाना। हुँ, असेंबली के बाद अपनी कक्षा नियमित रूप से सभी विद्यार्थी अपने कक्षा में रहते हैं, मन हुँ। से पठन-पाठन भी करते हैं। उसके बाद जो क्लासेज़ होते हैं समाप्त होने के बाद भी वो अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो शेड्यूल है वो उनके लिए ऑलरेडी परफेक्ट है। उस शेड्यूल के जी। हिसाब से वो पढ़ते भी हैं और चलते भी हैं। अन्य छात्रों के लिए भी हम यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा उनके लिए जो महत्वपूर्ण है, पहले सुबह उठना सीख लें। हुँ, हुँ। क्योंकि कोई भी चीज़ तभी वो कर सकते हैं जब सुबह उठेंगे। अब पता चला वो 8 बजे उठ रहे हैं, तो 5:30 बजे से 8 बजे तक 2.5 घंटा का समय, 2.5 घंटा तो लॉस उनका ऐसे ही हो गया। और वो 2.5 घंटा अगर वो अपने लिए पढ़ाई में यदि उपयोग करेंगे, तो 2.5 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप नियमित रूप से 2.5 घंटा अगर मन से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हुँ। तो आपको सफलता की सीढ़ी पर वो आगे ले जाने में सहायक होगा। जी, जी। हाँ। कमज़ोर छात्रों के लिए भी क्या नवोदय में कोई व्यवस्था है? हुँ, रिमेडियल क्लासेस चलते हैं। अच्छा, अच्छा। रिमेडियल क्लासेस का मतलब होता है, जैसे वो उन्हीं के लिए होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं। जी, जैसे जी। सामान्य जो कक्षाएँ संचालित होती हैं, तो उसमें तो जी। सभी बच्चों को लेके चलना है। लेकिन जो रिमेडियल कक्षाएँ चलती हैं, विशेष रूप से उन्हीं के लिए होती है। अच्छा। बैठे सभी बच्चे रहते हैं, हुँ, लेकिन उसमें चीज़ों को रिपीट किया जाता है, या जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आई रहती हैं, हुँ। वो रिमेडियल कक्षाओं में जो है, जी। उसको पूछते हैं, और वो उनको अच्छे से उनको बताया भी जाता है। जी, जी, जी। आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए? आज की जो कहें जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जो नई शिक्षा नीति है, ये अपने आप में देखा जाए तो पूर्ण है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी है, जो भी उसमें बैठे हैं, तो जो जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो कुछ न हुँ, कुछ इस पे आगे भविष्य को देख के ही बनाए हैं। हुँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो किताबें हैं, जो अभी जी। जो किताबें जो बन के आ रही हैं 6 टू 12th तक हम हुँ। देख रहे हैं, तो उसमें जो किताबों का स्टैंडर्ड है, थोड़ा-सा उसका लेवल बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि 6 टू 8 की जो किताबें हैं, जो अगर हम कहें लैंग्वेज लेवल की, तो जी। थोड़ी-सी जो किताबों का लेवल है, वो नीचे है। उसको अच्छा, थोड़ा-सा लेवल को और उठाना चाहिए। अच्छा, अच्छा। मोबाइल और सोशल मीडिया हुँ। का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मोबाइल एक तकनीकी है, जी। और यदि कहा जाए तो तकनीकी हमारे लिए एक सहयोग, तकनीकी का सहयोग लेकर के किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य में गति प्रदान करता है। हुँ, मोबाइल के लिए हम ये कहते हैं कि मोबाइल या जो सोशल मीडिया है, हुँ। ये सही नहीं है, लेकिन अगर हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये मायने रखता है। जी। जैसे मान लीजिए, मोबाइल का उपयोग अगर हम पढ़ाई में कर रहे हैं, जैसे जैसे कोई टॉपिक हम पढ़े इस विद्यालय में, वो समझ में नहीं आया। अगर कोई जी। बच्चा है, पढ़ रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आया, तो मोबाइल का यूज़ अगर पढ़ाई के लिए कर रहा है, तब तो हुँ। ठीक है। मान लीजिए उस टॉपिक को उसमें सर्च किया, पढ़ रहा है, जी, तब तो जी। इसके लिए बढ़िया है। जी। लेकिन अगर वही मोबाइल का प्रयोग केवल रील्स देखने में ये सब कर रहा है, तो इससे उसका जो है, भविष्य जो है, खतरे में पड़ सकता है। और जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे जो है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उनका सही शिक्षा-दीक्षा सही से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हुँ। रिज़ल्ट उनका डाउन हो रहा है। तो करते क्या है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करते हैं।
हम्म, बच्चों को मोबाइल से दूर मत करिए, मोबाइल को बच्चों से दूर करिए, ये आसान होता है। जी जी। अब जैसे बच्चा है उसको मोबाइल से दूर करेंगे, हम्म, ये बल्कि कठिन होता है, उससे आसान होता है कि मोबाइल बच्चों से दूर करिए। जी क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, घर में बच्चा है, जी बच्चा मोबाइल तक नहीं पहुंचता है, मोबाइल बच्चे तक पहुंच जाती है। बच्चे के जी। पास लेकर के मोबाइल रख करके हम रील देख रहे हैं, हम्म, 2 घंटा 3 घंटा रील देख रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में तो आ रहा है, हम्म, तो वो भी जिद करेगा, हम्म, हमको भी मोबाइल देखना है। अगर जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चों के सामने अगर रील न देखें या फालतू मोबाइल का यूज ना करें, अलमारी पर रख दें हम्म, या जेब में रखे रहें, उसके बच्चे के सामने यूज ना करें, तो बच्चे के मन पर मोबाइल को लेकर के इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा और हो सकता है उसका कम उपयोग भी करेगा। जी और नवोदय विद्यालय जो है सबसे, अगर कहें अगर उसका जो बेस्ट जो क्वालिटी तो है कि बच्चे मोबाइल से दूर होते हैं, वहाँ मोबाइल अलाउ है ही नहीं। हम्म, और रिजल्ट आप देखते ही हैं, अगर रिजल्ट बोर्ड क्लासेस का आता है तो पहले नंबर पर नवोदय ही होता है, जबकि जी। मोबाइल नहीं है वहाँ। हम्म, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया आ रहा है। तो कारण यही है कि ऐसा नहीं कि तकनीकी से वो दूर हैं, तकनीकी का मतलब कंप्यूटर लैब है, जो उनको पढ़ना है वो कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जी पढ़ लिख रहे हैं। तो वहाँ जो है मोबाइल को बच्चों से दूर किया गया है, बच्चों को नहीं। हम्म, ये नहीं कि मोबाइल हम बच्चों को कहाँ घर से लेके जाएँगे, लेकिन मोबाइल दूर करना आसान है, मोबाइल को पॉकेट में रख सकते हैं, हम्म, मोबाइल को कहीं अलमारी पर रख सकते हैं, किसी का फ़ोन आएगा तभी, बच्चे को कहाँ रखेंगे? तो जो मोबाइल है उसको बच्चों से दूर करिए, अपने आप जो है बच्चे जो है उससे दूर हो जाएँगे। उसके बाद प्रयास करिए कि मोबाइल अगर उनको देना है तो अपने निगरानी में दीजिए। समय-समय पर आप देखते रहिए कि वो क्या पढ़ रहा है कि कहीं रील्स देख रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको रोकना ज़रूरी है। जी। तो गवर्नमेंट टीचर बेस्ट है या यूट्यूबर शिक्षक? ये जो आपका प्रश्न है दुविधा वाला है, देखिए शिक्षक, शिक्षक होते हैं, है ना? जो रेगुलर टीचर गवर्नमेंट शब्द लगाना कोई नहीं, शिक्षक, शिक्षक होते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। उनका हम जो गवर्नमेंट है वो भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट वो भी पढ़ाते हैं, जो यूट्यूबर हैं वो भी पढ़ाते हैं। जी तो बेस्ट सब हैं, ठीक है? अब ये है कि जो पढ़ने वाला है किसको किस वे में लेके चलता हम्म, है ना? क्योंकि दोनों की कहीं अगर कमियाँ हैं तो कहीं अच्छाइयाँ भी हैं। जी जो रेगुलर शिक्षक हैं ये आपको क्लास तक ही पढ़ाएँगे, ठीक जी है? जैसे अगर बच्चा हमारे यहाँ क्लास में है, हम उसको जो पूछेगा बताएँगे। हम्म, लेकिन मान लीजिए वो घर पर 5 बजे शाम को पढ़ रहा है, अगर कहीं डाउट आ गया मैथ में उसको, तो किससे जाएगा पूछने? हम्म, तब तो वही यूट्यूबर शिक्षक ही उसके उपयोग में आएगा। हम्म, तो अगर यूट्यूबर शिक्षक है, अगर मान लीजिए कहीं कुछ मैथ का सॉल्यूशन उसमें देख रहे हैं, तो अगर वो कुछ देखा, बाद में अगर डाउट हुआ तो फिर उसको वो देख सकता है। हम्म, हमसे तो अगले दिन मिलेगा। जी तो दोनों शिक्षक बेस्ट हैं और दोनों अपनी जगह जो है सही है। जी हाँ, अंतर नहीं करना है क्योंकि वो शिक्षक, शिक्षक होते हैं और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट जो है उसके माध्यम से बच्चों तक पहुँच है। हमारी पहुँच क्लास में है, जी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में कौन सी विशेष प्रतिभाएं होती हैं? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कहा जाए तो इनकी अंदर हर क्षेत्र की प्रतिभाएँ देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे बच्चे जो हैं क्रिकेट भी खेलते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दौड़ने में भी तेज़ हैं, पढ़ाई में भी वो 1 नंबर के हैं। लेकिन वो अवसर नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हुँ, जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट में बहुत बढ़िया खेल रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे गाँव घर में उससे बढ़िया खेलने वाले हैं। लेकिन क्या है कि इनको अवसर नहीं मिला। शिक्षा के क्षेत्र में गाँव में बहुत तेज़ पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन इनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो लगभग हर क्षेत्र में है और इसी को ध्यान में रख कर के अगर देखा जाए तो राजीव गांधी जी का जो सपना था जी, पहले कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएँ हैं उनको सामने लाना और इसी उद्देश्य से उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की। नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बालकों को आगे लाना। जी, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र, वो जी, भले शहरी क्षेत्र भी जी, जी, प्रवेश जी। लें, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका यही है, इसलिए जितने भी नवोदय आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, हुँ, शहरों में भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आउटसाइड में बनते हैं ताकि ग्रामीण जो बच्चे हैं, उनकी पहुँच वहाँ तक हो। अगर वो शहर में बना देंगे, जी, तो शहर के बच्चे ज़्यादातर हो जाएँगे, ग्रामीण बच्चे फिर पहुँच नहीं पाएँगे और गाँव में ही अगर उसको बना दें तो
तो ग्रामीण बच्चे जो है आराम से उसमें चले जाए, तो उनकी प्रतिभाएँ दबने ना पाए और जी, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको अच्छी शिक्षा का अवसर मिले। इसलिए राजीव गांधी जी का जो सपना था नवोदय विद्यालय की स्थापना का, हाँ, वो किए और नवोदय विद्यालय आज भी जो है उनके सपने पर खरा उतरता है। जी, जी। नवोदय विद्यालय में 6 में जो बच्चे होते हैं, हुँ, लगभग जितना ज़रूरत होती है उतना होते हैं। हुँ, लेकिन आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइमरी से 8 तक विद्यालय चलते हैं, हुँ, उनमें संख्याएँ बहुत कम हैं उनकी तुलना। हुँ। ऐसा क्यों? देखिए कई चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं कि जो नवोदय विद्यालय है, उसमें क्लास 6 में 80 बच्चों का एडमिशन होता है जी, और वो 80 बच्चे पूरे ज़िले के टॉप 80 बच्चों का सिलेक्शन उसमें, तो वहाँ हो जाते हैं और उनको ये पूरा विश्वास है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलती जी, है भी, मिल भी रहा है, जी, क्योंकि जी, आज के अच्छे-अच्छे पदों पर आप देखेंगे, अभी यूपीएससी का जो भी रिज़ल्ट आता है, उसमें अधिकांश बच्चे जो होते हैं, नवोदय के ही होते हैं। जी, उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पता चला जी, वो नवोदय से ही ज़्यादा पढ़े होते हैं। तो एक तो रीज़न ये क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जी, होता जी, है और जो अन्य विद्यालयों में जो परिषदीय विद्यालय हैं या इसमें है, तो जी, पहले तो ये है कि बच्चों के अनुपात में शिक्षक का अभाव है ना? ये होता है ना कि बच्चे विद्यालय जाएँ तभी शिक्षक पढ़ाएँ, तो पहले जी, विद्यालय में संसाधन उपलब्ध होगा, उसके बाद गार्जियन देखेंगे कि नहीं यहाँ तो सभी विषय के अध्यापक हैं, सभी सुविधाएँ हैं, तब एडमिशन कराएँगे। ये तो नहीं ना कि हम पहले एडमिशन करा दें, फिर उसके बाद सभी संसाधन उपलब्ध हों। तो पहले बच्चे नहीं जाएँगे, पहले सभी तरह से जैसे अगर हमको चलाना है तो पढ़ाई से उसमें सभी तरह की सुविधाएँ उसमें उपलब्ध हों, मानक के अनुरूप शिक्षक हों, तो अपने आप जो है धीरे-धीरे जो है गार्जियन भी, अभिभावक भी जो है, अपने बच्चों को उसमें भेजने के लिए प्रेरित होंगे और भेजेंगे भी। जी, जी। छात्रों को केवल परीक्षा नहीं बल्कि जीवन के लिए कैसे तैयार किया जाए? हुँ। मेन तो जो वर्तमान समय में चल रहा है छात्र देखा जाए तो ज़्यादातर परीक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयारी करते हैं, लेकिन आपका ये बढ़िया प्रश्न है कि उनको जीवन के लिए तैयार, ठीक है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर वो जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, जीवन के लिए तैयार होने का मतलब उनके अंदर सबसे मेन है कि वो एक अच्छा नागरिक बने। क्योंकि एक बार हम देख रहे थे उसमें दिव्य कीर्ति का शिक्षक हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, उन्होंने कहा कि एक बार जो भी बच्चे हैं उनको यूपीएससी की तैयारी कराना चाहिए। वो सेलेक्ट हो या ना हो, एक बार उनको यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। भले उसके बाद वो छोड़ दें, लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि मान लीजिए उसका यूपीएससी पढ़ने का मन ना हो, तो क्यों पढ़ेगा? तो उनका सीधा यही था कि वो सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन अगर यूपीएससी का एक बार सिलेबस अगर वो पढ़ लेता है, तो उसका देखने का जो नज़रिया होता है, उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो अच्छा नागरिक बनने का मतलब है कि परीक्षा ओरिएंटेड का मतलब हम सबसे पहले इसलिए तैयारी करते हैं कि हमको एक जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। परीक्षा का ये ना कि परीक्षा देंगे, तैयारी अच्छी होगी तो नौकरी मिल जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के क्षेत्र में हैं। तो स्किल को भी डेवलप करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा नागरिक बनना। जी, जी। भारत के भविष्य के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण? बिना शिक्षा के तो भविष्य ही नहीं है। क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है अगर आप वहाँ देखेंगे या अपने देश में ही अगर आप देखेंगे जो स्टेट सबसे आगे हैं, उसमें शिक्षा का लेवल आगे है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए पहली प्राथमिकता शिक्षा ही है। जी, जी। यदि आप छात्रों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देंगे? देखिए आज के समय में जो छात्र हैं, प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं कि 1 आध 2 एग्ज़ाम दे रहे हैं। 1 आध 2 एग्ज़ाम में असफल अगर हो गए तो फिर वो धीरे-धीरे जो है पढ़ाई से उनकी अरुचि हो जा रही है। जी, पढ़ाई-लिखाई से वो पीछे भागने लगते हैं। हम उनके लिए यही कहेंगे कि वो हमेशा लगे रहें और हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे साथ के भी जितने हमारे मित्रगण हैं, जो भी लगे हैं वो कहीं न कहीं सफल हो ही जा रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि वो लगे रहें, निराश ना हों और जितनी बार वो असफल हो रहे हैं तो उसमें ये केवल देखते रहें कि
असफलता का कारण क्या है, इसको जानने का प्रयास करें और हर बार उस कारण को दूर करते जाएँ और वो निश्चित रूप से एक समय सफल हो जाएँगे। जी, जी। आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय। क्यों? चाय इसलिए कि हम आसानी से बना लेते हैं, अच्छा। सुविधा रहता है, लेकिन चाय अच्छी लगती है। हुँ। हाँ। लोग जैसे हम लोग व्यूअर कहते हैं कि चाय कभी-कभी नुकसान भी करता है। नुकसान तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर पसंद नापसंद की बात है तो जो चाय है वो पसंद है। जी, जी। किताब या मोबाइल? देखा जाए तो हम लोगों के लिए किताबें ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं जी, और किताबों से दूरी बना लेंगे तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएँगे और पढ़ाना है तो किताबें ज़रूरी है, क्योंकि वही दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है जो हमेशा प्रज्वलित रहता है और प्रज्वलित रहने के लिए हमको किताबें पढ़नी हैं। जी, जी। अनुशासन या प्रतिभा? दोनों का महत्व है। बिना जी, अनुशासन के प्रतिभा संभव ही नहीं है और यदि प्रतिभा है तो अनुशासन अपने आप आ जाएँगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, जी। इसलिए अनुशासित जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफ़लाइन? ऑनलाइन पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, ऑफ़लाइन है। हम पहले ही बताया कि जो ऑनलाइन है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप किसी भी समय जो है आप उसको पढ़ सकते हैं और ऑफ़लाइन जो है कक्षाओं तक ही सीमित है। और ऑनलाइन जो है यदि आप रात्रि में बैठे हैं, अगर कहीं कोई डाउट है तो ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं और दोनों तरह की शिक्षाओं का अपना अलग-अलग महत्व है। जी। आपके अनुसार जीवन में सबसे ज़रूरी 3 गुण कौन-सा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासित जीवन। जी, अनुशासन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हमें स कुछ भी करने के लिए पहले अनुशासित होना होगा। यदि हमारा कुछ लक्ष्य है कि बनना है, तो उसके लिए हमें अनुशासित रूप से अपना एक रूटीन डेवलप करना होगा, उस रूटीन के हिसाब से चलना होगा। अगर हम नहीं चल पाएँगे तो फिर असफल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्वस्थ रहना। आज के जी, समय में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो स्वस्थ। अगर आप स्वस्थ हैं, हम सभी स्वस्थ हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। जी, पढ़ाई-लिखाई या जो भी है, हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ जी, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो न तो हम अनुशासन का पालन सही से कर पाएँगे और न ही जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएँगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो अनुशासन, दूसरा स्वस्थ रहना और तीसरी चीज़ है कि लगन होनी चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे माध्यम से जो भी संदेश आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें हम यही संदेश देंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भी काम कर रही है, वो मन से करे और लगन से करे। एक समय में एक काम पर ही फ़ोकस करे। जी, जी, एक समय में अगर एक काम पर फ़ोकस अगर उसका है, तो निश्चित रूप से वह सफल होगा। पता चला एक समय में दिमाग, मन जो है कई तरफ भटक रहा है, तो कहीं वो सफल होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक समय में एक काम करें। जी, जी। एक शब्द में शिक्षक को बताइए, शिक्षक को परिभाषित करिए एक शब्द में। शिक्षक जो है कह सकते हैं तो राष्ट्र निर्माता है, जी, क्योंकि शिक्षा जो है शिक्षक के माध्यम से ही है और थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं कि शिक्षक किसे कहेंगे? तो हमारा मानना है कि शिक्षक सब हैं। घर में माता-पिता भी शिक्षक हैं। जब शिक्षक का बात आता है तो जब भी हमारे सामने तो हमारा ध्यान स्कूलों में चला जाता है। ऐसा नहीं है, स्कूलों में ध्यान जाने से पहले हमारे घर में जो भी हमसे बड़े हैं, हमारे माता-पिता हो गए, अगर हम घर में हमारे बड़े भाई हैं, वो हो गए। मतलब इन सभी लोगों के माध्यम से हमको शिक्षा प्राप्त होती रहती है और सबसे प्रारंभिक शिक्षा तो घर से ही प्राप्त होती है। तो जो भी शिक्षक की भूमिका में है, वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी। लास्ट प्रश्न है आपका। आने वाले 10 वर्षों में आप शिक्षा के क्षेत्र को कहाँ देखते हैं? जो इस समय शिक्षा की स्थिति चल रही है, जिस हिसाब से एजुकेशन का जो क्षेत्र है डेवलप हो रहा है, एजुकेशन का जी, क्षेत्र डेवलप होने के पीछे एक रीज़न ये है कि हमारा वैश्विक लेवल पर यदि देखा जाए,
तो थोड़ा सा एजुकेशन को थोड़ा मॉडर्न तरीके से अगर डेवलप नहीं किया जाए तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो नई शिक्षा नीति है, वो इस हिसाब से डेवलप की गई है कि हम आने वाले आधुनिक समय में जो भी चुनौतियाँ होंगी उसको उसका सामना कर सकेंगे। तो आने वाले समय में यदि देखा जाए तो जो भी एजुकेशन है ये सब डिजिटल हो जाएगा। जी, पेपरलेस एजुकेशन की बात हो रही है, कॉपी पेन की काम खत्म हो जाएगा, टैबलेट होगा हाथ में, बच्चे उसके माध्यम से पढ़ेंगे। मतलब सब चीज़ें डिजिटल हो जाएँगी। डिजिटल बोर्ड तो हो ही गए, हर जगह जी, हो गया डिजिटल बोर्ड, बिना उसके तो पढ़ाई हो ही नहीं रही। लेकिन आने वाले समय में जो है सारी चीज़ें, अभी तो कॉपी पेन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये भी नहीं दिखेगा। जी, जी। तो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। सर आप स्टूडियो में आए, हुँ, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक विशेष पॉडकास्ट। मुझे विश्वास है कि ये पॉडकास्ट विचार करने और सीखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। यदि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, तो आप मित्रों, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं नए मेहमान और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।